2024 हमारे लिए सबसे ज़्यादा वर्स्ट ईयर था। मतलब 2018 से शुरू हुआ है कि कुछ ना कुछ हमारे साथ बुरा होता ही जा रहा है, बुरा होता ही जा रहा है। बट मिडिल में थोड़ा सा ठीक ठाक था, जैसे कि 2022 और 23, चलो फिर भी ठीक है, उतना भी बुरा नहीं गया था। हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हुई थी और बट ठीक है, वो हम लोगों ने ओवरकम कर लिया। और बट 2024 ने इतना बुरा गया हमारा कि मैं क्या बताऊँ। 2024 को बहुत सारे अच्छी चीज़ भी हुए, जैसे कि अभी भी मैंने बताया कि हम लोगों ने नया घर खरीदा, नए घर में शिफ्टिंग हुआ और उसके बाद देख सकते हो कि थोड़ा बहुत मैंने सजाया भी है घर, ये जैसे कि फ़ोटो फ्रेम, लैम्प और मेरा मतलब जैसे जैसे हम लोग सजा सकते थे। ये तो हम लोग तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, तो लोअर मिडिल क्लास में थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, जैसे कि एक नया बेड, ये है हमारा नया बेड, और नया लैम्प वैम्प, और सोफ़े को भी अच्छे से सजाया। जैसा एक मेरा मतलब बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे बिकॉज़ नए घर में एक नई उम्मीद लेके हम लोग आए थे कि नहीं चलो अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा जाएगा। बट इतना बुरा होगा कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। 2024 का 3 नवंबर मेरे जीवन का सेकंड सबसे ज़्यादा बुरा दिन था। सब कुछ ठीक था, कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, एकदम परफेक्ट था। हम लोग अपने नए घर से हमारे जो पुराना घर था वहाँ पर जा रहे थे कुछ दिनों के लिए, बिकॉज़ मेरा जो 10th, तब मैं क्लास 10 में थी और 10th का जो प्री टेस्ट होता है तो वो स्टार्ट होने वाला था, इसीलिए मेरा स्कूल पुराने घर से बहुत ज़्यादा पास है और पुराना घर इस नए घर से बहुत ज़्यादा दूर है। इसका मतलब स्कूल का भी डिस्टेंस और भी ज़्यादा दूर हो गया, तो इसीलिए हम लोग पुराने घर में जा रहे थे। और पुराने घर में जाने के बाद हम लोग पुराने घर में गए और तब मम्मी ने एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था, बिकॉज़ पापा को थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, पापा को थोड़ी सी सर्दी लगी हुई थी, थोड़ी सी सर्दी थी और जैसा कि थ्रोट में थोड़ा इन्फेक्शन होता है वो भी था। सब कुछ बहुत ठीक था क्योंकि उसके 3-4 दिन पहले काली पूजा था। यहाँ तक कि हम लोग जब गाड़ी से जा रहे थे ना, कोलकाता में ना बहुत ज़्यादा काली पूजा का, मेरा मतलब काली पूजा, दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो जाते जाते मैं पंडाल देख रही थी, माँ काली का दर्शन हो रहा था, इतने सारे माँ काली की मूर्ति, पंडाल, वहाँ पर माँ काली है। मैं हर एक पंडाल जब मेरे सामने से जा रहा था मैं बस प्रणाम करती जा रही थी और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि भगवान मुझे आगे जाके इतना बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो होता कुछ यूँ है कि मेरे फादर जाते हैं डॉक्टर के पास, बिकॉज़ उनको थोड़ी सी सर्दी थी और उसके साथ उनको थोड़ा सा गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन था जो कि हमें लगा था। और उसके बाद मम्मी पापा डॉक्टर दिखा के आए। मैं तो घर में थी, मैं घर में थी अपने दीदी के बेटे के साथ। उसी दिन जिस दिन हम लोग गए थे अपने पुराने घर में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए, बिकॉज़ मेरा प्री टेस्ट चलने वाला था, शुरू होने वाला था इसीलिए। और जब मम्मी घर में आई तो मम्मी ने कुछ मुझसे कहा नहीं और पापा गए थे मेडिसिन लाने, बिकॉज़ मेडिसिन उनको तब मिला नहीं था, तो पापा स्कूटी लेकर चले गए थे कि मेडिसिन लाने के लिए, अपने लिए वो मेडिसिन लाने के लिए गए थे। और मेरे फ़ोन का तब रिचार्ज ख़त्म हो गया था। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी पापा को रिचार्ज करवाने के लिए बोल दो, बिकॉज़ टेस्ट शुरू होने वाला है, तो हमारे पुराने घर में तो वाईफाई और टीवी के कुछ भी कनेक्शंस नहीं है, तो मैं पढ़ूँगी कैसे। मैं तो सेल्फ स्टडी करती हूँ और यूट्यूब से थोड़ा सा ऑनलाइन से जितना मैं पढ़ सकती हूँ उतना मैं पढ़ती हूँ। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि आप मेरा फ़ोन रिचार्ज करवा दो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पापा को बोल दिया। पापा भी चले गए दुकान। तब मुझे अचानक से लगा कि ठीक है चलो रिचार्ज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दीदी भाई से कह दूँगी कि दीदी भाई कर देगी रिचार्ज।
तो मैंने मम्मी को बोला कि पापा को मना कर दो फ़ोन करके कि वो रिचार्ज ना करवाए, बिकॉज़ दीदी भाई कर देगी इसीलिए। तो जब मैं सेकंड टाइम मम्मी को बोला कि नहीं मना कर दो, कुछ ज़रूरत नहीं है, तब मम्मी अचानक से मेरे ऊपर गुस्सा हो गई और मम्मी ने मुझसे कहा कि हाँ तुम्हारा तो बहुत मज़ा चल रहा है, बट तुम तो बहुत ज़्यादा मज़े में हो और हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब है। मम्मी मुझ पे गुस्सा होते होते अचानक से रो पड़ी। तब मैंने सोचा कि अरे अब क्या हो गया कि इन्हें मम्मी ने ऐसा क्या बोल दिया कि इन्हें रोना आ गया मम्मी को। मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि मम्मी रो पड़ी और मुझे इतना कुछ सुना दिया। मुझे लगा था कि शायद डॉक्टर ने मम्मी को कुछ कहा है कि मम्मी के बिकॉज़ मम्मी की पैर में ना थोड़ा सा मेरा मतलब जिसको सेलुलाइटिस कहते हैं, मम्मी को सेलुलाइटिस है, तो वो मम्मी को बहुत ज़्यादा पेन देती है। और पापा को लेके तो मैं कभी सोचती भी नहीं हूँ क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा फिट थे, फाइन थे, एकदम हेल्दी थे। पापा को मैंने कभी पैरासिटामोल तक नहीं लेने को देखा, बट हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको था क्योंकि उन्हें बस सर्दी लग गई थी, तो इसीलिए वो गए थे डॉक्टर दिखाने के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि पापा को कुछ हो सकता है कभी। तो मम्मी ने मुझे बोला कि तुम्हारे तो अलग से मज़े चल रहे, तुम तो अपने अलग दुनिया में जी रही हो। ये बोलते हुए वो अचानक से रो पड़ी। मुझे तब भी कुछ समझ में नहीं आया था कि आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। मैंने अपनी मम्मी को बोला अरे क्या हुआ है मम्मी, बोलो तो मुझे, तुम रो क्यों रही हो, अचानक से रोने लग गई तुम। तो मम्मी ने कुछ नहीं बोला। मम्मी ने बोला कि तुझे उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बोला कि क्यों, क्या हुआ है बताओ तो मम्मी ने मुझे रिप्लाई में दिया कि तुम्हें नहीं पता पापा की तबीयत ख़राब है। कि हाँ पापा की तबीयत ख़राब है। मैंने बोला क्या हुआ, पापा को तो बस थोड़ी सी सर्दी है, ज़ुकाम है। वो तो पापा को दवाई के बिना ही पापा ठीक हो जाते हैं, पापा इतने ज़्यादा फिट एंड फाइन थे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। उसके बाद पापा घर चले आए मेडिसिन लेके, जो भी उन्होंने डॉक्टर ने जो मेडिसिन दिया था वो लेके पापा घर चले आए। और डॉक्टर ने मैंने उसके बाद मेडिसिन देखा कि क्या मेडिसिन में आखिर क्या दिया है। बेटाडीन का एक गार्गल करने के लिए दिया है और एक क्या एक क्लेवम करके एक एंटीबायोटिक दिया है और कुछ विटामिन्स दिए हैं जो कि सर्दी खांसी के लिए यूज़ होता है, वही मेनली दिया है। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या कि मम्मी रो पड़ी और मुझ पे गुस्सा हो गई। और जब मैंने पूछा कि तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है क्या है, तो जो भी हो, बाद में मैं अपने पुराने घर में ना मैं ज़्यादातर टाइम अपने छत में बिताती थी बिकॉज़ मुझे छत बहुत ज़्यादा पसंद था। यहाँ पर तो फ्लैट है और मम्मी अकेले जाने के लिए यहाँ पर मुझे मना कर देती है बिकॉज़ उन्हें लगता है कि अगर किसी ने किडनैप कर लिया, अगर कोई लड़का या फिर कोई भी अगर बेहोश करके किसी घर में ले गई तो वो मुझे कहाँ ढूंढेंगे, इसलिए मम्मी मुझे अकेले छत में भी नहीं जाने देती है, मम्मी को डर लगता है। तो जो भी हो, तो मैं बहुत दिनों के बाद छत में गई थी। छत में जाने के बाद मैं वहीं पर घूम रही थी, अचानक से मुझे लगा कि क्या बोला है डॉक्टर ने ऐसा कि मम्मी ऐसा कर रही है। मेरे मन में अचानक से एक डर सा आ गया कि ऐसा क्या बोल दिया कि वो रो पड़ी। उसके बाद मैं नीचे गई, तब नीचे मेरी मम्मी दीदी भाई से बात कर रही थी। तब मुझे पता चला कि डॉक्टर ने बोला है कि पापा के गले में एक इन्फेक्शन, मम्मी बोल रहा था दीदी भाई को कि तुम्हारे पापा के गले में एकदम टॉन्सिल की जगह एक इन्फेक्शन टाइप का हुआ है और डॉक्टर ने बोला है कि सरोज गुप्ता में जाके दिखाना पड़ेगा। और अगर आप कोलकाता में रहते हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि आखिर सरोज गुप्ता है क्या।
एकदम हमारे घर के सामने ही है। हम जो अभी नए घर में शिफ्ट हुए हैं, और उससे पहले भी हम लोग यहीं पर रहते थे। मैं टोटल 3 बार अपने घर चेंज किया है। और जो भी हो, तो बचपन से मुझे पता है कि सरोज गुप्ता आखिर क्या है। मुझे डर लगता था कि जब भी मैं कहीं जाती थी ना, हमारे घर का क्रॉस करने के बाद ही सरोज गुप्ता का हॉस्पिटल पड़ता है। तो अचानक से मुझे यकीन नहीं हो रहा था। सच बोलूं तो मुझे बस शॉक लगा था। क्या सरोज गुप्ता? क्यों सरोज गुप्ता क्यों? और मेरे आंखों से अचानक से आंसू निकलने स्टार्ट हो गए। मम्मी ने मुझे बताया भी नहीं। मम्मी दीदी के साथ बात कर रही थी, और उसके बाद दीदी ने बोला कि मैं अभी आ रही हूँ, अभी आप नए घर में चलो। बिकॉज़ दीदी का भी यहाँ पर एक फ़्लैट है। हमारा जहाँ पर फ्लैट है, दीदी का एक अलग सा फ्लैट है वहाँ पर, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कंटेंट क्रिएटर है, तो वो अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए अलग रहती है। एक ही सोसाइटी है बट फ्लैट अलग है। तो वो आती है हमारे घर में, बट रहती वो अलग है। वो नहीं आई थी बिकॉज़ जो कि मैंने बोला कि हम कुछ दिन के लिए हम लोग गए थे, तो वो हमारे साथ नहीं आई थी। तो उसने बोला कि मैं अभी आ रही हूँ, सारे का सारा जो सामान था कुछ दिनों के लिए आप लोग लेके आए थे उसे लेके चलो, फिर नए घर में चलते हैं, वहाँ पर एक अच्छा सा डॉक्टर दिखाएंगे। और उसके बाद मैं बस सोच रही थी कि ये कैसे हो सकता है। एक इंसान जो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फाइन है, कोई भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और पता है पापा ना स्पोर्ट्समैन थे, वो बैडमिंटन के स्टेट वाइज वो खेलते थे। उन्होंने बहुत सारे चैम्पियनशिप्स भी इवन जीता था। तो पापा एकदम फिट थे बिकॉज वो स्पोर्ट्स पर्सन थे। भले ही बाद में उन्होंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया था बिकॉज उनकी जॉब के लिए वो टाइम नहीं निकाल पा रहे थे बैडमिंटन के लिए। तो सब कुछ एकदम अचानक से लगा कि कोई तूफान आया हमारे ऊपर, और जो भी हमने सोचा था सब कुछ एकदम बर्बाद कर दिया। और उसके बाद जो हुआ, मेरी आई, हम लोगों ने सोचा था कि नहीं डॉक्टर उतने अच्छे नहीं हैं। हमने ये सोचा था कि नहीं डॉक्टर ज़रूर गलत बोल रहे हैं, ये ज़रूर कुछ और है। शायद उन्हें अल्सर हुआ है, इसीलिए डॉक्टर को ऐसा लगा कि उन्हें शायद कैंसर हो गया है। डॉक्टर ही बेकार है। हम लोगों ने पहले ये सोचा था कि शायद डॉक्टर ही बेकार है, डॉक्टर को ही कुछ नहीं पता, चलो दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं। उसके बाद दीदी भाई ने बहुत सारे, एक मैक्सिलोफेशियल का जो डॉक्टर होता है उनको दिखाया। उन्होंने बोला कि नहीं, ये और जो भी है ये कोई अल्सर नहीं है, बिकॉज टॉन्सिल के ऊपर एक ग्रोथ का फॉर्मेशन हुआ है, एक ग्रोथ। मैंने कभी भी पापा को रोते हुए नहीं देखा था, ऑनेस्टली बता रही हूँ। मैंने बस अपने पापा को 3 बार रोते हुए देखा है अपने लाइफ में, अभी लेके 3rd टाइम हुआ है। इससे पहले मैंने 2 बार देखा था पापा को रोते हुए। एक है जब मेरी मम्मी का गॉल स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, तब पापा बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे तो पापा रो पड़े थे। और 3rd टाइम जब मेरी बड़ी सिस्टर, मेरे 2 सिस्टर्स हैं, छोटी सिस्टर की अभी शादी नहीं हुई, बट बड़ी सिस्टर्स की जब शादी हो गई थी तब पापा रो पड़े थे। तो तब लेके मैंने बस 2 बार ही पापा को रोते हुए देखा था। उस दिन जब दीदी भाई पापा को लेके डॉक्टर दिखाने के लिए गए थे, मैं और मेरी मम्मी घर पे थे, और उसके साथ मेरा जो दीदी का जो बेटा है वो था हमारे साथ। तो हम लोग घर पे थे। अचानक से सूरज डूब गया। मेरी बातें सुनते सुनते मुझे आँखों में कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है ना लाइटिंग की वजह से। क्या करें, मौसम ही ऐसा है, कभी सूरज आता है कभी चला जाता है। उसके बाद दीदी गई थी कि डॉक्टर को दिखाने। उस डॉक्टर ने भी सेम बात बोली कि ये कैंसर है, बायोप्सी करनी पड़ेगी।
और उसके बाद भी हमने 5-6 डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बोल दिया कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाने से पहले भी हमने एक इंटरनल मेडिसिन, एक और टाइप का डॉक्टर दिखाया। इंटरनल मेडिसिन, ENT स्पेशलिस्ट, 2-3 ऑन्कोलॉजिस्ट हमने दिखाए। तो सभी ने एकदम आंख बंद के कह दिया कि नहीं, इट्स द कैंसर, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये कैंसर है, ये नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, इसके अंदर मैलिग्नेंसी है। और तब शुरू हुआ एक नया युद्ध। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं क्या, हम लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे, बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये कैंसर है। जिस दिन दीदी भाई पापा को लेके घर आए डॉक्टर दिखाने के बाद, जब डॉक्टर ने एक नाक से एक तस्वीर खींची थी यहाँ की टॉन्सिल की, तो वहाँ पर एक क्लियरली एक विजिबल ग्रोथ, एक 3 सेंटीमीटर का एक ग्रोथ दिख रहा था टॉन्सिल में। और दीदी भाई ने बोला मुझे कि बाबा তুই জানিস বাবা না ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলেছিল। আমি তো বুঝছিলাম যে बाबा ভয়তে কাঁপছিল। दीदी भाई ने मुझसे कहा कि बाबा पापा डर से काँप रहे थे वहाँ पर कि उन्हें क्या हो गया। पापा की एक गंदी आदत की वजह से आज पापा को इतनी ज़्यादा तकलीफें झेलनी। उनका रूटीन था कि वो 6 सिगरेट खाएंगे डेली, एक पान उनके लिए चाहिए ही चाहिए। मुझे नहीं पता कि हमारे गवर्नमेंट को सब, आई डोंट नो कि सिगरेट, पान और गुटखा, ये सारी की सारी चीज़ें, और अल्कोहल, ये सब चीज़ें बंद क्यों नहीं होती। पता है सबसे बड़े हमारे जो देशद्रोही है वो ना हमारा सरकार है। बस ये पॉलिटिशियंस आते हैं वोट के समय हमारे सामने ऐसे करके आते हैं, प्लीज़ एक वोट दे दो, एक वोट दे दो, ऐसा ऐसे करके भीख मांगने के लिए आते हैं हमारे पास। और जब भी हम लोग कोई प्रॉब्लम में पड़ते हैं, तब अगर हम लोग उनके पास जाते हैं ना, तो फिर वो ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह एकदम दूरा दूरा ऐसे करके एकदम भगा देते हैं। ये पॉलिटिशियंस तो सबसे बड़े देशद्रोही है। आज अगर इनके पास पावर है, अगर ये चाहते तो सिगरेट, बीड़ी और पान, अल्कोहल, ये सब चीज़ें ये बंद करवा सकते थे, बट नहीं, बिकॉज इन लोगों को तो सिर्फ अपने मतलब से मतलब है। ये वोट के समय कितने ज़्यादा डायलॉग्स मारते हैं ना सब लोग। ईच एंड एवरी पॉलिटिशियन को मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बोलती हूँ। आज इतने सारे कैंसर पेशेंट्स की वजह भी हमारे पॉलिटिशियंस ही है, बिकॉज अगर उनके पास पावर है, अगर वो चाहते तो वो इन कंपनियों को, जैसे कि फ्लेक हो गया और जो भी कंपनी ये सब चीज़ें बनाते हैं, वो चाहे तो इसको बंद कर सकते थे, बट नहीं, वो लोग नहीं करते। वो लोग बस अपना प्रॉफिट देखते हैं। उन कंपनियों से सिगरेट, बीड़ी जो कंपनी बनाते हैं उनसे टैक्स भी लेते हैं, और जब ये खा के, ये सब चीज़ें खा के लोगों को कैंसर जैसी और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाते हैं, तो वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास जाते हैं। और हॉस्पिटल में तो आपको पता ही, अगर किसी चीज़ का प्राइस अगर 10 रुपये है, तो हॉस्पिटल में वो 2000 रुपये, 10,000 रुपये के बराबर हो जाता है। ऐसा होता है हॉस्पिटल। मेरे नानी के घर एक कैंसर पेशेंट आया था, वो आंदावन से था, और वो कोलकाता पे आया था ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और तो मैंने मम्मी को बोला मैंने कि मम्मी, तो क्या मैं नानी को फ़ोन करके पूछूं कि आपके पास जो रेंट के लिए रहने आया है वो आदमी भी तो कैंसर पेशेंट है, तो उनका भी ट्रीटमेंट हो रहा है, तो अगर आप उनसे डॉक्टर के बारे में थोड़ा पूछते तो अच्छा होता। तो नानी ने पूछा कि डॉक्टर कौन है, तो उन्होंने बताया कि पार्थो मुखोपाध्याय। तो उसके बाद मैंने गूगल किया और देखा कि हाँ, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। पूरे कोलकाता में 20 डॉक्टर्स के अंदर उनका नाम है, जो 20 बेस्ट डॉक्टर हैं। और सच में डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे। उसके बाद पापा का बायोप्सी हुआ और पेट सीटी हुआ, बायोप्सी पेट सीटी। एक स्कैन के लिए कितना पैसा लगता है, 20,000।
और आपके सिर्फ बायोप्सी के लिए सोच लीजिए कि आपको 2-3 लाख तक आपका खर्चा आएगा। और बायोप्सी के बाद एक और टेस्ट होता है कि आपका किस टाइप का कैंसर है। मेरा मतलब कैंसर का बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 200 टाइप्स का मैंने सुना है कि कैंसर होता है, कि आखिर वो कौन सा है, सार्कोमा है, कार्सिनोमा है, या फिर कार्सिनोमा है तो कौन कौन से कार्सिनोमा है, सार्कोमा, या फिर कुछ भी, बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना कैंसर के। तो वो एक टेस्ट करने के लिए आपको 3 लाख रुपए लगेंगे। मतलब क्या है, अगर कोई गया हॉस्पिटल पे तो सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीत रहा है। हमारी तो किस्मत अच्छी थी, बिकॉज पापा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो उनके पास CGHS का एक जो हेल्प रहता है वो था। और अगर CGHS नहीं रहता तो हम सच कह रहे कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बिकॉज आपका एक केमोथेरेपी शुरू होता है कि 5000 से शुरू होता है। आशो ये थोड़ा आना चाहता है, आओ आशो देखो वीडियो अच्छे, आशो एदिके आशो। ये है मेरा दीदी का बेटा, नाम बोलो। ये है रुद्र, और इसको बिल्ली बहुत पसंद है। पता है, ये हमेशा अपना नाम बताने के बाद एक बार म्याऊ करता है। तुझे म्याऊ इतनी पसंद है, तू तो बिल्कुल म्याऊ जैसी दिखती है। बाय बिल्ली। पता है, मैं ना बचपन में सब हैंडसम बिल्ला बुलाती थी, क्योंकि ये एक छोटा है, इसका एक बो का एक टी शर्ट था, वो जब वो पहनता था ना, उसे देख के मुझे ऑगी की याद आ जाती थी, मैं जब भी उसे देखती थी। आवाज करो ना। और उसके बाद आपका एक केमो का प्राइस शुरू होता है 5000 से लेके आपका 1.5-2 लाख तक का आपका केमो है। वो आपके कैंसर किस टाइप का है, कार्सिनोमा है, सार्कोमा है, किस टाइप का कार्सिनोमा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, हिस्टोलॉजी रिपोर्ट के ऊपर। तो आप बताइए कि मेरा मतलब एक इंसान कैसे अफोर्ड कर सकता है। जैसे कि मेरे पापा का जो केमो लगा था, मेरे पापा को स्टेज 2 का कैंसर था, पेट सिटी में, बस यहाँ पर टॉन्सिल में था और लेफ्ट साइड के कुछ लाइम्फ नोड्स में गया था। स्टेज 2 का कैंसर था, अर्ली स्टेज का कैंसर था, इसीलिए 40,000 का केमो लगा। और अगर हायर स्टेज होता तो फिर और भी ज़्यादा महंगा केमो लगता उन्हें। तो केमो लगा, 6 केमो, 6 साइकिल केमो चला पापा का, और 35 रेडिएशन, 30 नॉर्मल रेडिएशन और 5 बूस्टर डोज। और पता है, एक रेडिएशन का पर डे रेडिएशन आपको 30,000 करके आपको देना पड़ता है। अगर CGHS हमारे पास नहीं रहता तो शायद पापा भी नहीं रहते, शायद पापा को बिना ट्रीटमेंट से ही जाना पड़ता। और क्या ही बताऊँ, ये थी हमारी कहानी। और जब भी एक घर में कैंसर की डायग्नोस्ट होती है ना, तब सिर्फ उस पेशेंट के ऊपर नहीं, उस पेशेंट के फैमिली के ऊपर एक बड़ा सा तूफान आता है। और उस समय मेरा जो चल रहा था ना, कि मैं क्या बताऊँ, कि तब आया जब फरवरी में मेरा पापा एडमिट थे केमो लेने के लिए। उसी दिन मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था। मम्मी एकदम पागल हो गई थी लिटरली, कि एक तरफ मुझे बोर्ड के लिए ले जाना और दूसरी तरफ पापा हॉस्पिटल में एडमिट। मैं बस देख रही थी कि अरे लास्ट डे जिस दिन एक अच्छा सा ऑन्कोलॉजिस्ट, मैंने गूगल किया था कि बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट का लिस्ट दिखाओ, वहाँ पर मुझे मिला डॉक्टर पार्थो मुखोपाध्याय। बहुत अच्छे है सर, सच में मैं क्या बताऊँ कि आज उनकी वजह से मेरे पापा ठीक है, पापा हमारे साथ हैं। और अगर शायद हम लोगों को एक अच्छा डॉक्टर अगर ना मिले ना, तो शायद आप सोच लो कि आपको आपका इंसान भी नहीं मिलेगा, अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिला। तो अगर उस पॉइंट से बोले तो हाँ, हम लोग लकी हैं, हमारा डॉक्टर बहुत अच्छा था। और इस डॉक्टर को मैं ढूंढ के निकाली थी, मैंने ढूंढा था, भी नहीं किया था मैंने, बस कुछ मैथ्स किया था। मैंने हिसाब उठा के देखा कि अरे 35 होता है या नहीं, 35 अगर हो गया तो मैं छोड़ दूँगी।
और लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कुछ देखा कि मिला के अरे हाँ इसका आंसर ठीक है, चलो अभी मैं सबमिट कर देती हूँ। मैंने पूरा लिखा तक नहीं था। मैथ्स और फिज़िक्स के पेपर के दिन पापा बिकॉज एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो जल्दी जल्दी से निकलने का एक प्रेशर था, तो मैंने हाफ से भी कम आंसर लिख के मैं बाहर निकल गई थी। मैंने पूरा पेपर एक बार रिवाइज तक नहीं कर पाई और निकल गई थी हॉस्पिटल के लिए। जो भी हो, 10th मैंने क्लियर किया। ज़्यादा अच्छे नंबर मेरे नहीं आए थे, मेरे बस 52% आए थे। आई नो ये बहुत कम है, बट उस समय मुझे तो यही उम्मीद नहीं थी कि मैं शायद पास कर जाऊंगी या नहीं। मुझे फिज़िक्स के लिए थोड़ा सा डर लग रहा था, बिकॉज मैं एकदम ही रिवाइज तक नहीं कर पाई कि अरे कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया ना। बोर्ड एग्ज़ाम है यहाँ पर, तो मेरे स्कूल के टीचर्स तो नहीं देख रहे हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, सिंपैथी दिखा देते हैं, थोड़ा नंबर डाल देंगे। तो ये एकदम बोर्ड है, बोर्ड्स के आगे कुछ नहीं चलता। अगर आपका पेपर ख़राब गया तो गया, आप रो हो, आप जो भी करो, बट आप फेल तो फेल हो। जो भी हो, मैं पास कर गई। और पास करने के बाद मैंने बायो साइंस लिया। आप शायद ये सोच सकते हो कि अब बायो साइंस क्या है। एक्चुअली बायो साइंस को ही तोड़ के बनाया गया है। मैं फ़िज़िक्स में पूरा का पूरा भी लेना चाहती थी, पीसीबी, बट मुझे मिला नहीं बिकॉज फ़िज़िक्स में मेरा नंबर कम हो गया था। मैंने तो पहले ही बताया कि मैं ठीक से लिख नहीं पाई, तो फिज़िक्स में नंबर कम हो गया था, तो मुझे बायो साइंस लेना पड़ा। और बायो साइंस एक्चुअली होता क्या है, बायो साइंस को ही थोड़ा तोड़ के बनाया गया है। जैसे कि बायो साइंस के अंदर रहता है बायोलॉजी और साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन और जियोग्राफी के बदले में बहुत सारे लोग केमिस्ट्री लेते हैं। बिकॉज मेरे फिज़िक्स में कम नंबर आए थे, तो स्कूल से केमिस्ट्री मुझे नहीं मिला। जो भी हो, तो अभी मैं बायो साइंस को लेके पढ़ रही हूँ। बायो साइंस को बहुत सारे लोग अभी पैरा साइंस भी बोलते हैं, तो हाँ मैं उसे लेके पढ़ रही हूँ। एंड आई डोंट नो कि अभी क्या रिज़ल्ट आने वाला है। मुझे अभी तक नहीं पता कि पापा का कैंसर ठीक हुआ है या नहीं। कल पापा का सीटी स्कैन है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीटी स्कैन करवाने के लिए जाएंगे। तो मैं शायद कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा क्लिप्स में ले पाऊँ। तो तब तक के लिए इतना ही आज के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर लीजिए, ताकि मैं थोड़ा सा कर सकती हूँ कुछ यूट्यूब से। और मेरी दीदी ना बहुत बड़ी यूट्यूबर है, उसके पास 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। मेरी मम्मी के भी 17,000 यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स हैं, बट मेरे चैनल में तो 2 सालों से 86 ही पड़ा है गाइस। थोड़ा सा तो मुझ पे दया करो, थोड़ा सा तो एक सब्सक्राइब का बटन दबाने के लिए आपको तो पैसे भी नहीं लगते हैं, बस एक सब्सक्राइब दे दो। भगवान के नाम पे भीख मांग रही हो। उन बेकार पॉलिटिशियंस को वोट देने से अच्छा कि मुझे एक सब्सक्राइब दे